Hi everyone, welcome back to my channel. So this is the part number 3 for the chapter number 4 inspection, inquiry and investigation. तो हम लोग को स्टार्ट करना है विद सेक्शन नंबर 216. 216 सेक्शन जो है वो बात करता है अबाउट इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी. तो इस वाले सेक्शन में क्या होता है, इस वाले सेक्शन में होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो ऑर्डर दे सकती है कि ये पता लगाओ कि ओनर कौन है कंपनी का. ठीक है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इनटू ओनरशिप टू डिसाइड हु आर रियली फाइनेंशियली इंटरेस्टेड एंड हु आर इन रियल कंट्रोल, बिकॉज देयर आर चांसेस कि ऑन पेपर कुछ और है बट एक्चुअली कंट्रोल किसी और के पास है. सो दैट इज वाई, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो ये जानना चाहती है कि रियल में ओनर है कौन, ट्रू पर्सन है कौन जिसका एक्चुअली उसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट है. ठीक है. तो इसमें क्या क्या आपके आ गए, यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे कवर हो जाएंगे. डिटरमाइनिंग द ट्रू पर्सन्स. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंस्पेक्शन करवाती है, सॉरी इन्वेस्टिगेशन करवाती है बाय अपॉइंटिंग एन इंस्पेक्टर की इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दैट हु इज द एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी. तो वो क्या करती है, वो ट्रू पर्सन के लिए अब यहाँ पर 3 चीजें हैं. पहला ये जो फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है इन दी सक्सेस और फेलियर वेदर रियल और एपरेंट ऑफ द कंपनी. तो कौन सा ऐसा पर्सन है जो फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है कंपनी के सक्सेस और फेलियर में, या फिर जिसके पास में एबिलिटी है टू कंट्रोल और मटेरियली इन्फ्लुएंस द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, या फिर जिसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है शेयर्स में कंपनी के, या फिर जो बेनिफिशियल ओनर्स या सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर रहा है कंपनी का. क्या क्या 3 चीजें हैं. ट्रू पर्सन को हम कैसे फाइंड कर रहे हैं. पहला इन्होंने दिया है फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है, दूसरा इन्होंने दिया मटीरियली इन्फ्लुएंस कर रहा है पॉलिसीज को, तीसरा उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है शेयर्स में, या फिर वो बेनिफिशियल ओनर है कंपनी का. तो ये चीज जो है इन्वेस्टिगेशन से पता लगाती है. अब वो क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, पता लगाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद तो इन्वेस्टिगेशन करेगी नहीं, वो किसको अपॉइंट करेगी, इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगी. तो वो जो है जब इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगी ना, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं उसके लिए. तो जो भी इंस्पेक्टर या अपॉइंट होगा उसका स्कोप जो है वो डिफाइन हो जाएगा. सो वाइल अपॉइंटिंग एन इंस्पेक्टर अंडर सबसेक्शन नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिफाइन कर देगी स्कोप उस इन्वेस्टिगेशन का, वेदर इज रिस्पेक्ट्स द मैटर और the period to which it is to extend or otherwise, and in particular may limit the investigation to matters connected with the particular shares or debentures. मतलब बेसिकली यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है. तो यहाँ पर जो है ना एक स्कोप डिफाइंड होगा, और उस स्कोप के अंदर रहते हुए ही उस इंस्पेक्टर को इन्वेस्टिगेशन करनी होगी. तो वो एक तो मैटर बता देगा, ये मैटर्स देख लो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बताएगी, और वो स्कोप भी पीरियड भी बता देगी कि इतने पीरियड में आपको जो है करनी है इन्वेस्टिगेशन. और वो जो है लिमिट भी कर सकती है कि आप इन पर्टिकुलर शेयर्स या इन पर्टिकुलर डिबेंचर्स के रिगार्डिंग ये पता लगाओ दैट हु इज द एक्चुअल ओनर. ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो लग रही हैं इंस्पेक्टर के ऊपर भी. लेकिन इन्होंने बोला है कि subject to the terms of appointment of an inspector, his powers shall extend to the investigation of any circumstances suggesting the existence of any arrangement or understanding which, though not legally binding, is or was observed or is or likely to be observed in practice, and which is relevant for the purposes of his investigation. तो मतलब इन्होंने बोला कि सब्जेक्टिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है अपॉइंटमेंट की वो तो सारी मानी ही जाएंगी, लेकिन जो इंस्पेक्टर है ना उसकी हम पावर्स को इतना एक्सटेंड कर देंगे कि कोई भी अगर ऐसा सर्कमस्टांस है, कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस है जो वैसे तो लीगल बाइंडिंग नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर पर्पस की, जो पर्पस है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसके लिए वो नेसेसरी है, तो उसके लिए फिर वो जो इंस्पेक्टर है वो जा सकता है एंड अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरी कर सकता है. तो ये लाइंस क्या बोलती है, हिज पावर शेल एक्सटेंड टू investigating of any circumstances suggesting the existence of any arrangement or understanding, जो कि लीगल बाइंडिंग तो नहीं था लेकिन ये माना जा रहा था इज और वॉज ऑब्जर्व और इज लाइकली टू बी ऑब्जर्व इन प्रैक्टिस, और जो कि रेलिवेंट भी है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ठीक है. तो यहाँ पर जो है कुछ काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लगे, लेकिन उन्होंने इंस्पेक्टर की जो पावर्स है उसको इतना ज्यादा ओपन कर दिया है. देन उसके बाद में इन लोगों ने बीच में सेक्शन नंबर 222 जो है वो डाल दिया है.
तो इसमें ये है कि जब जो है कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मतलब वैसे बीच में क्या डाला है, अगर हम लोग सीक्वेंस से करें तो नहीं, बट अदरवाइज ये 216 से कनेक्टेड ही है। तो इसमें ये बोला है कि जैसे अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है 216 में, तो उस टाइम पर जो है एनसीएलटी क्या कर सकती है ना, कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है सिक्योरिटीज के ऊपर। और वो जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, वो जो है 3 साल तक जो है वो वैलिड रहेंगे। ठीक है। और अगर उन वाले रिस्ट्रिक्शंस के बाद में भी कोई भी ट्रांसफर वगैरह करा गया सिक्योरिटीज का, तो जो भी ऑफिसर है और जो भी कंपनी है वो लायबल हो जाएंगी फाइन और इम्प्रिजनमेंट के अकॉर्डिंग। तो एक काम करती हूँ, मैं आपको 222 के अकॉर्डिंग ही ले चलती हूँ, एंड जो 216 के प्रोविजन है दे विल अप्लाई टू फॉरेन कंपनी ऑल्सो। तो एक काम करते हैं, हम लोग 222 पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में 217 पे आ जाएंगे। So ये है 222 वाला, where it appears to the tribunal in connection with the investigation under section number 216 or in a complaint made by any person in this behalf। या तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है 216 में, या कोई कंप्लेन आई है किसी पर्सन से कि there is a good reason to find out the relevant facts about any securities issued or to be issued by a company, and Tribunal is of the opinion that such facts cannot be found out unless such certain restrictions that it may deem fit are imposed। तो उस केस में वो क्या कर सकती है, वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है 3 साल के लिए सिक्योरिटीज के ऊपर। तो मतलब बेसिकली ये है कि अगर जैसे ओनरशिप वाली इन्वेस्टिगेशन चल रही है या फिर कोई कंप्लेन आई है, और जो ट्रिब्यूनल है वो इस ओपिनियन का है कि देयर इज अ गुड रीजन, मतलब अगर आप ओनरशिप फाइंड आउट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको उस पर्सन को स्टॉप करना पड़ेगा कि भैया तुम और ट्रांजेक्शन मत करो, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, राइट। तो उस केस में यहाँ पर यही है कि कुछ भी अगर रेलिवेंट फैक्ट्स हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटीज इशूड हुई हैं या फिर कंपनी के ऊपर कोई सिक्योरिटीज इशू हुई हैं, कंपनी ने कोई सिक्योरिटीज इशू करी हैं, एंड जो मतलब सच फैक्ट्स हैं, ये तब तक हम नहीं पता लगा पाएंगे जब तक हम कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं कर देते। तो वो क्या करेगी, वो 3 साल के रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा देगी। ठीक है। और अगर जो है उसके बाद भी रिस्ट्रिक्शन के बाद में भी कर दिया ना, तो फिर कंपनी को जो है वो फाइन हो जाएगा ₹1,00,000 से 25 लाख को। कंपनी को क्या आप जेल में डाल सकते हो? नहीं डाल सकते, लेकिन ऑफिसर्स को तो डाल सकते हो ना। तो इसलिए उनको 6 महीने के लिए जेल और 25,000 से 5 लाख या दोनों की पेनल्टी भी हो सकती है। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट 222। क्या क्या बोला मैंने, एक तो 216, देन कंप्लेन, गुड रीजन है, रिलेवेंट फैक्ट्स चाहिए सिक्योरिटीज इशू के, और तब तक नहीं हो सकते जब तक रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो वो जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे 3 साल तक के लिए, 3 साल से ज्यादा की रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती। ठीक है। तो उसके बाद में अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं 217 सेक्शन। ये जो सेक्शन है ये काफी बड़ा सेक्शन है, तो उसको बहुत ध्यान से सुनना, और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। तो मैं इसको आपको एक फ्लो में बताती जाऊंगी, बट यू हैव टू लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली। तो देखो इसमें क्या है, प्रोसीजर्स, पावर्स एक्सेट्रा ऑफ इंस्पेक्टर्स। तो पहला जो सबसेक्शन है वो क्या बोलता है, पहला सबसेक्शन नहीं, पहला पार्ट जो है, पहला पॉइंट जो है वो क्या बोलता है कि ये ड्यूटी रहती है सारे के सारे ऑफिसर्स की, एम्प्लॉयज की, एजेंट्स की और कंपनी की, कि वो क्या करें, वो प्रिजर्व करें, वो प्रिजर्व करें विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो उनकी ये ड्यूटी रहती है कि वो प्रिजर्व करें एंड वो प्रोड्यूस करें बुक्स एंड पेपर्स, और जो भी असिस्टेंस इंस्पेक्टर को चाहिए वो उसको दे। असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प। ये पॉइंट तो हम बहुत देर से रिपीट कर रहे हैं, तो आई होप ये वाला पॉइंट में अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा वाला पॉइंट जो बात करता है वो बात करता है बॉडी कॉर्पोरेट एंड अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनके ऊपर क्या है। तो इन्होंने बोला है कि जो भी बॉडी कॉर्पोरेट या अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, उनको भी क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ेगी, या डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे विच इज़ नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एंड इसके लिए कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग से आपको अप्रूवल वगैरह की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ देयर ड्यूटी एंड दे हैव टू डू इट। ओके। फिर उसके बाद में व्हाट इज द पीरियड ऑफ कस्टडी। तो पीरियड ऑफ कस्टडी जो है इंस्पेक्टर्स जो अपने पास रख सकते हैं, तो वो सर्च एंड सीजर वाली तो अलग थी, यहाँ पर जो है, यहाँ पर कस्टडी में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि जो इंस्पेक्टर है वो ले सकता है बुक्स एंड पेपर्स, लेकिन जो पॉइंट 1 और 2 में है, मतलब जो इन लोगों से मांगे वो पेपर्स वो अपने पास रख सकता है, बट फॉर नॉट अ पीरियड ऑफ मोर देन 180 days।
और उसके बाद में उसको जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा। हालांकि इसमें भी जैसे सर्जन सीजर में हमने 180 दिन के बाद हम दोबारा 180 दिन के लिए मंगा सकते थे, तो सेम सिचुएशन अप्लाइज हियर ऑल्सो। ठीक है, हाउएवर द बुक्स एंड पेपर्स मे बी कॉल्ड फॉर बाय द इंस्पेक्टर इफ दे आर नीडेड अगेन एंड फॉर द पर्पस ऑफ 180 days बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग। ठीक है, सो आई होप ये 3 पॉइंट जो है वो सबको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, ये एक्चुअली आपकी सब सेक्शंस ही हैं। ठीक है, तो सबसेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है, सबसेक्शन नंबर 4 ये बोलता है कि जो इंस्पेक्टर है वो एग्जामिन करेगा ऑन ओथ। ऑन ओथ का मतलब हुआ पूछताछ। ठीक है, तो ये जो है ये किसी भी पर्सन से जो पॉइंट नंबर 1 में था उनसे पूछताछ कर सकता है, या फिर किसी और पर्सन से भी कर सकता है, बट किसी और पर्सन के जो कि कंपनी से एसोसिएटेड नहीं है उसके लिए उसको चाहिए होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल, या फिर अगर एसएफआईओ है तो एसएफआईओ की डायरेक्टर की अप्रूवल। ठीक है, क्योंकि वो तब तक जो है वरना वो नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने ये भी बोला है कि वो जो पर्सन है वो जो है पर्सनली अपीयर होगा, एंड जो भी वो उससे चीज़ें पूछी जाएंगी तो वो उसकी बातें जो है वो आप रिटन में जो है वो कर सकते हो, अपने पास लिख लोगे। एंड उसके बाद में इन्होंने ये बोला कि जो भी आप मतलब, इसमें मुझे यहाँ दिख नहीं रहा बट मैं आपको बता दे रही हूँ एग्जामिनेशन ऑफ वोट में एक्चुअली प्रोसेस है क्या। तो इसमें जो है एग्जामिनेशन ऑफ वोट में वो पर्सन को जो उसको बुलाया जाएगा उससे पूछताछ करी जाएगी, देन उसका जो भी एग्जामिनेशन होगा उसके नोट्स राइटिंग में लिखे जाएंगे एंड वो एज एन एविडेंस यूज हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में सबसेक्शन नंबर 5 किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है आपके ये कि क्या क्या पावर्स हैं, तो एग्जैक्टली सेम वही है, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, समनिंग एंड इन्फोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ पर्संस, एग्जामिनेशन ऑफ ओथ एंड इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स रजिस्टर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ तक कुछ भी टेक्निकल नहीं है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या करा वही सब है कि उनको असिस्टेंस देनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेगे, देन उनसे डॉक्यूमेंट्स 180 दिन के लिए आप मांग सकते हो, उससे ज़्यादा के लिए आप जो है नहीं रख सकते, दोबारा आप मंगा सकते हो 180 डेज मोर के लिए। देन उसके बाद में इन्होंने ये बोला कि आप जो है एग्जामिनेशन ऑफ ओथ के लिए बुला सकते हो, उनका राइटिंग में लिखना है, एंड अगर कोई और पर्सन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या एसएफआईओ की डायरेक्टर की जो है आपको अप्रूवल लगेगी। और उसके बाद में इन्होंने ये बोल दिया कि जो पावर सिविल कोर्ट के पास में वही यहाँ पे लगेगी। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट सबसेक्शन है, सबसेक्शन नंबर 6, ये बात करता है पनिशमेंट की। तो इसमें ये है कि जो भी डायरेक्टर्स और अदर ऑफिसर्स हैं उनको एक तो इम्प्रिजनमेंट होगा 1 साल तक का, और साथ में उनको फाइन लग जाएगा 25,000 से 1 लाख तक का, 1 लाख तक का। और जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको वेकेट भी कर देना पड़ेगा अगर उन्होंने इस सेक्शन को फॉलो नहीं करा या कोई भी ऑफेंस करा इस सेक्शन में। ठीक है, तो उनको अपना ऑफिस भी खाली करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका सबसेक्शन नंबर 7 क्या बोलता है कि अगर जो जो पर्सन है, ठीक है, जो पर्सन है तो उसने अगर बुक्स एंड पेपर्स प्रोड्यूस करके नहीं दिए, या फिर एक्चुअली ये सबसेक्शन नंबर 8 बोल रहा है, सबसेक्शन नंबर 7 वही बोल रहा है जो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि वो जो है राइटिंग में लिखेगा, और उसको आप एविडेंस की तरह यूज कर सकते हो। अगर ये सबसेक्शन में कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको याद मत रखना, पॉइंट वाइज भी आप याद रख सकते हो। सबसेक्शन नंबर 8 क्या बोल रहा है, सबसेक्शन नंबर 8 ये बोल रहा है कि अगर किसी पर्सन ने विदाउट एनी रीजनेबल कॉज मना कर दिया कि मैं बुक्स एंड पेपर्स नहीं दूंगा, या मैं इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, या फिर मैं इंस्पेक्टर के पास में पर्सनली नहीं आऊंगा, या आ गया तो उसने क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया, या फिर उसने साइन करने से मना कर दिया, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, साइन होना बहुत जरूरी है। जिस भी पर्सन से आप पूछताछ कर रहे हो तो उसने जो जो बताया वो एक तो आप नोट डाउन करोगे, साथ में उसके सिग्नेचर्स लोगे कि देख भाई तूने ये बोला है, राइट। तो यहाँ पर ये चीज है, साइन होना बहुत जरूरी था। अगर उसने साइन करने को मना कर दिया या क्वेश्चन करने को मना कर दिया तो फिर उस केस में, सॉरी आंसर करने को मना कर दिया तो फिर उस केस में उसको पनिशमेंट मिलेगा, एंड दैट पनिशमेंट विल बी इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months, फाइन 25,000 to 1 लाख, एंड फर्दर फाइन भी लगेगा 2,000 रुपये पर डे वाला। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा याद करने का है, जो इससे पहले की पेनल्टी थी वो डायरेक्टर्स ऑफिसर्स की ये थी कि उनको इम्प्रिजनमेंट 1 साल तक की होगी एंड फाइन उनको लगेगा 25,000 to 1 लाख। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि उनको इम्प्रिजनमेंट 6 महीने तक का ही है, लेकिन उनको एक तो 25,000 से 1 लाख तक की पेनल्टी जो कि सेम है फाइन वो, और साथ में 2,000 पर डे वाली पेनल्टी भी यहाँ लग गई है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में नेक्स्ट जो सबसेक्शन है, सबसेक्शन नंबर 9, वो ये बोलता है कि जहां पर भी इंस्पेक्टर को जरूरत है तो वो विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, वो जो है असिस्टेंस ले सकता है किसकी, ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की।
स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की ठीक है। तो जहाँ पर भी इंस्पेक्टर को ऐसा लग रहा है कि उसको जो है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर जो है ले सकता है उनकी हेल्प, कि भैया उसको पुलिस की नीड है, या किसी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की नीड है, या किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के ऑफिसर्स की नीड है, तो वो भी जो है वो ले सकता है उसकी असिस्टेंस भी, लेकिन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देन उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट सबसेक्शन आता है दैट इज सबसेक्शन नंबर 10। तो ये सबसेक्शन नंबर 10 बात करता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स की। तो रेसिप्रोकल का मतलब आप सब लोगों को पता होगा ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, यहाँ पर हम बात करते हैं फॉरेन स्टेट से बेसिकली, कि मतलब तुम हमारी हेल्प करो, हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो एंटर कर सकती है फॉरेन स्टेट की गवर्नमेंट के साथ में रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स के लिए। जैसे सपोज अमेरिका में कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वहां की गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट के साथ में क्या कर सकती है, एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट कर सकती है कि हमें अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत है तो आप हमारी हेल्प कर दोगे क्या। तो एक अरेंजमेंट होता है जो दो कंट्रीज की गवर्नमेंट आपस में करती है। तो क्यों करती है, टू असिस्ट एनी इंस्पेक्शन, इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन और अंडर द करस्पॉन्डिंग लॉ in force in that state and may by notification render the application of this chapter in relation to the foreign state, ठीक है। With which reciprocal arrangements have been made subject to such modifications, exceptions, conditions, qualifications as may be deemed expedient for implementing the agreement with that state। तो आई होप ये समझ आ गया होगा ये क्यों होता है। ये इसलिए होता है कि असिस्ट जो है वो आप कर दो। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है ना, इसके लिए जो है एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होता है। सो इशू ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट वेयर एविडेंसेस और मे बी अवेलेबल इन अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो मैं आपको पहले तो जो है वो इसमें बता देती हूँ उसका जिस्ट इसमें है क्या। तो उसमें जैसे जो है ना, अ, जैसे कि हमारे वाले केस में, या फिर चलो ऑपोजिट ले लेते हैं कि इंडिया में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हमको जो है अमेरिका से कोई एविडेंस की ज़रूरत है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में जो इंस्पेक्टर इंडिया में है वो क्या करेगा, वो एक एप्लीकेशन देगा कॉम्पिटेंट कोर्ट को इंडिया के लिए। एक काम करती हूँ मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली बनाकर दिखाती हूँ, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज ड्राइंग पे मत जाना मेरी, बट इसमें ऐसे होता है कि जैसे जो इंस्पेक्टर है, अभी हम बात करें कि इंडिया को अमेरिका से हेल्प चाहिए, ठीक है। तो जो इंस्पेक्टर है वो क्या करेगा, वो जाएगा कॉम्पिटेंट कोर्ट इन इंडिया में, ये इंडिया का कॉम्पिटेंट कोर्ट है, और कि ये बोलेगा, मतलब ये एक एप्लीकेशन देगा, ना कि जाएगा, एक एप्लीकेशन देगा कॉम्पिटेंट कोर्ट की। एंड उसमें ये स्टेट करेगा कि ये एविडेंस जो है, ये जो एक कंट्री है इंडिया के बाहर उसमें सिचुएटेड है और हमको ये चाहिए, ठीक है। तो उसमें से एविडेंस की डिटेल्स वगैरह वो लिख करके देगा। फिर जो कोर्ट है ना वो एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, जो ये कॉम्पिटेंट कोर्ट है क्या करेगा, एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है ये भेजेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जो कि कहाँ पर है, जो कि उस पर्टिकुलर कंट्री में है, जो कि उस पर्टिकुलर कंट्री में है, यानी कि हमारे वाले केस में कहाँ पर है, अमेरिका में, हमारे वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जाएगा किसको, ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जाएगा उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उस कंट्री की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जिससे हमको हेल्प चाहिए। अब हमको हेल्प किस किस चीज़ की चाहिए हो सकती है, या तो हमको अमेरिका के किसी पर्सन को एग्जामिन करना है, या फिर हमको उसका रिकॉर्ड करना है स्टेटमेंट, या फिर हमको कोई बुक्स या डॉक्यूमेंट्स मंगवाना है, या फिर हमको क्या करना है, हमको फॉरवर्ड करने हैं अबव स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स कॉम्पिटेंट कोर्ट इन इंडिया, या फिर सॉरी, या फिर हमको उनको बोलना है कि आप जो है आप हमको स्टेटमेंट्स दे दो या डॉक्यूमेंट्स दे दो। तो या तो यहाँ से किसी पर्सन को बुलाना है, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, उनसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ों के लिए आप क्या करोगे, आप जाके बताओगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, कॉम्पिटेंट कोर्ट को। कॉम्पिटेंट कोर्ट किसके पास जाएगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में जाएगा, दूसरे वाला जो स्टेट है। लाइक बचपन में होता था ना कि मतलब हम अपने पेरेंट्स के पास जाते थे कि हमें उस वाले एरिया से जा कर के और नोटबुक लेकर के आनी है अपने फ्रेंड की। तो हम अपने फादर या मदर के पास जाते थे एंड वो फादर हमारे या मदर हमारी उस पर्टिकुलर एरिया में जाके और वहाँ से वो जो चीज़ें थी वो हमको ला करके दे देती थी। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर चल रही है। बहुत ही किडिश सा एग्जाम्पल था, बट आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। अब हम इस लैंग्वेज को अगर रीड करेंगे तो आप जो है समझ पाओगे।
So, notwithstanding anything contained in this act, if in the course of investigation into the affairs of the company, an application is made to the competent court in India by the inspector stating that the evidences or may be available in a country or a place outside India. मतलब कि competent court of India जो है उसको इंस्पेक्टर ने एक एप्लीकेशन दी है कि हमको जो है एक एविडेंस चाहिए बाहर से, एक ऐसी कंट्री से जो इंडिया के बाहर है, ठीक है। तो सच कोर्ट में इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ कोर्ट और अथॉरिटी इन सच कंट्री और प्लेस जो कि कॉम्पिटेंट है टू डील विद सच रिक्वेस्ट। तो वो उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाएगी, जैसे हमारे इंडिया में कौन है, कॉम्पिटेंट कोर्ट है। अब हो सकता है कि अमेरिका में कुछ और हो, कोई और ऐसी अथॉरिटी हो, तो वो जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे देगा, ठीक है। और इसमें वो लिखेगा कि उनको क्या चाहिए, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस लिखेगा केस का, कि मतलब किसी पर्सन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, या फिर जो है उनको डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं, या फिर उनको क्या करना है, कॉपीज की चाहिए, किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी चाहिए। तो वो बोलेंगे कि आप जो है ये कॉपीज इंडिया को दे दो, सो दैट इंडिया में ये जो कॉपीज है इस पर्टिकुलर चीज की ये एज एन एविडेंस यूज हो जाए, ठीक है। provided that letter of request shall be transmitted in such a manner as the central government may specify। तो ये जो letter of request है ना, ये उस तरह से होना चाहिए जैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने है वो स्पेसिफाई कर रखा हो, ठीक है। provided further that every statement or record or thing received under this subsection shall be deemed to be the evidence collected during the course of investigation। तो जो भी चीज आप बाहर से ले रहे हो तो वो ऐसा ही माना जाएगा कि वो एक एविडेंस की तरह है, ठीक है। उसके बाद में रूल 6 क्या बोलता है, रूल 6 ये बोलता है कि ये उस मैनर में होना चाहिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जिस मैनर में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बोला है। सो अकॉर्डिंग टू रूल 6 द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 217 शेल बी ट्रांसमिटेड इन सच अ मैनर एज बाय एमसीए। और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है शेल बी ट्रांसमिटेड इन सच अ मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख लो, एमसीए और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ दोनों ही है, ठीक है। एमसीक्यू पर्पज के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने हाईलाइट करा है। अब ये तो हो गया जब हमें इंडिया के बाहर से हेल्प चाहिए। अब हो सकता है कि इंडिया के बाहर वाली कंट्री को भी हमसे हेल्प चाहिए, जैसे अमेरिका को इंडिया से हेल्प चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, अपॉन रिसीट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। तो फिर उस केस में भी सेम होगा, उस केस में ये होगा कि अमेरिका की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वो इंडिया के कॉम्पिटेंट कोर्ट को क्या दे देगी, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। सो अपॉन रिसीट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कोर्ट और अथॉरिटी इन अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया कॉम्पिटेंट टू इशू सच लेटर इन दैट कंट्री और प्लेस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन। अब ये लोग भी ये सारी चीजें मांग सकते हैं, या पर्सन का एग्जामिनेशन करा दो, कोई डॉक्यूमेंट दे दो, कोई इन्फॉर्मेशन दे दो। तो उस केस में क्या होगा, अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें ये है अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अपॉन रिसीट ऑफ लेटर, जब लेटर आता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में से कि भैया हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, एग्जामिनेशन करना है, तो फिर उस केस में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी कॉम्पिटेंट कोर्ट को वो चीज फॉरवर्ड। यहाँ पर जो है मैं जो कोई काम करती हूँ आपको डायग्रामेटिकली बता देती हूँ। दिस वाज द केस जब जो था इंस्पेक्टर जा रहा था कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास में, और कॉम्पिटेंट कोर्ट जो था वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में जा रहा था। अब जो दूसरा केस हमारा बन रहा है वो ये बन रहा है कि ये जो अमेरिका का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना, इसने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा है। तो इसमें ये है, ये वाला जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है ना, कॉम्पिटेंट कोर्ट से पहले यहाँ पे सीजी आ जाएगी पिक्चर में, सॉरी, सीजी आ जाएगी पिक्चर में, और यहाँ पर इंडिया का कॉम्पिटेंट कोर्ट है। तो सीजी जो है वो इस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को रिसीव करेगी और उसके बाद में वो देगी किसको, कॉम्पिटेंट कोर्ट को जो इंडिया में है, ठीक है। और उसके बाद में फिर वही सब होगा कि मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि ठीक है मांगना इनका, तो वो जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे दी, कॉम्पिटेंट कोर्ट को दे दी, कि कॉम्पिटेंट कोर्ट क्या करेगा, उस पर्सन को बुलाएगा, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, या उन लोगों ने अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे तो वो देगा। और उसके बाद में वो जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है ना, वो जो है अ, उस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को वो जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो इंस्पेक्टर को दे देगा कि मतलब ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आया है, और जो है आप जो है क्या करो, इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करो और हमको जो है वो दो, ठीक है। अब ये वाला जो इसका टाइम पीरियड है ना, ये 30 डेज है। मतलब जब जो है 30 डेज या पीरियड स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट, मतलब जब कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास में ये आ जाता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, 30 दिन के अंदर अंदर, या जो भी कोर्ट ने स्पेसिफाई करा है उस पीरियड के अंदर अंदर, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसको
इंडिया वाले इंस्पेक्टर को वो चीज देनी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो भी एविडेंस वगैरह कलेक्ट होगा वो ये कॉम्पिटेंट कोर्ट किसको दे देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको दे देगी जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी दूसरी वाली कंट्री में। अब मैं इसको पढ़ती हूँ सो दैट आपको ये एकदम क्लियर हो जाए। इसमें क्या हुआ है, अपॉन रिसीट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, तो जब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव होगा कि हमें इस पर्सन का एग्जामिनेशन करना है, डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको ठीक लगता है, इफ इट थिंक्स फिट फॉरवर्ड, वो फिर क्या करेगी, वो उस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगी कोर्ट को, विच शेल देयर अपॉन समन द पर्सन बिफोर इट एंड रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट और कॉज एनी डॉक्यूमेंट और थिंग टू बी प्रोड्यूस। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जब फॉरवर्ड कर देगी तभी उसके बाद में जो है वो सारी चीजें होंगी एंड और सेंड द लेटर। अब इसमें ना और है, ठीक है। तो अब इसमें से कोई एक चीज ही हो सकती है कि या तो आपने जो डॉक्यूमेंट मांगा है इन्होंने वो दे दिया, या जो चीज इन्होंने मांगी वो दे दिया, किसी पर्सन का स्टेटमेंट चाहिए वो दे दिया, या फिर अगर दूसरी वाली जो सामने वाली कंट्री है, अमेरिका है, उसने सपोज कुछ ऐसा बोला है कि इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कुछ मैटर्स में, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई खुद से थोड़ी करेगी, कॉम्पिटेंट कोर्ट फिर इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगी। तो फिर यहाँ पर इस केस में जो है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट उस इंस्पेक्टर को दिया जाएगा और वो जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा उन अफेयर्स में जो उस नेबरिंग कंट्री ने या जो सामने वाली कंट्री ने इंडिया से मांगी है। तो इन्होंने ये दिया है, इसके लिए टाइम पीरियड जो है वो 30 डेज वाला है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट जो भी एविडेंस टेकन या कलेक्टेड होगा as above or authenticated copies thereof or things so collected shall be forwarded by the court to the central government for the transmission। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जिस मैनर में भी ठीक समझती है वो दे देगी कोर्ट को या अथॉरिटी को जो इंडिया के बाहर है, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में हम जो है एक काम करते हैं, यहाँ तक ही रखते हैं इस वीडियो में, थोड़ा सा हैवी हो गया होगा, नेक्स्ट पार्ट में रिकॉर्ड कर देती हूँ, दैट विल बी फ्रॉम सेक्शन नंबर 218।